खूबसूरत 25 साल की इंडियन जासूस जब पाकिस्तानी अफसरों के हत्थे चढ़ी तो सब हैरान रह गए। लेकिन फिर जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तानी अफसरों ने पहले तो उसका ऐसा काम किया कि उसकी छींकें तक निकल गईं, वो कांपती रही मगर कोई रहम ना हुआ। फिर एक अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसे 1 महीने के लिए मुझे सौंप दो, मैं इससे सब कुछ निकलवा कर दूंगा, हर वो राज जो मुल्क के काम आएंगे। और फिर क्या, वो अफसर 1 महीने तक उस औरत के साथ ऐसे ऐसे हालातों से गुजरा कि जासूस औरत बार बार हाथ जोड़कर कहती रही, मुझे छोड़ दो, मैं टूट चुकी हूं, जो कहोगे वो करूंगी, जो चाहोगे वही बोलूंगी, बस मुझे जाने दो। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी अफसरों ने उसे छोड़ा नहीं। हर पहलू से उसकी जांच पड़ताल की गई, हर तरीके से उसके जिस्म और जुबान से सच निकलवाया गया और हां, उसका पूरा पूरा मजा भी लिया गया, बिना कोई कसर छोड़े। ये कहानी जब आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे, सोच में पड़ जाओगे, क्या इंडिया वाले वाकई इतनी हसीन औरतों को जासूसी के लिए पाकिस्तान भेज सकते हैं। लाहौर की एक ठंडी और खामोश शाम थी। हवाओं में नमी थी और आसमान पर हल्की सी गर्द महसूस हो रही थी। शहर के पुराने हिस्से में एक सादा सा 2 मंजिला मकान खड़ा था, जो बाहर से उतना ही चुप था जितना अंदर से अकेला। यह मकान था एसपी हारिस मलिक का। वर्दी में बहुत सख्त लेकिन दिल से बेहद खामोश और तन्हा। बीवी का इंतकाल हुए कई साल बीत चुके थे, कोई बच्चा नहीं था और रिश्तेदार भी अब दूर हो चुके थे। घर में बस एक बूढ़ा नौकर शमशाद था, जो वक्त और वफा के साथ अब घर का हिस्सा बन चुका था। उस शाम भी हारिस अपने कमरे में बैठा हुआ था, हाथ में चाय का कप, सामने अखबार और टीवी पर चलती पुरानी खबरें। सब कुछ रोज की तरह था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, शमशाद उठकर गया और कुछ ही देर में वापस आया। साहब, बाहर एक लड़की खड़ी है, कहती है काम की तलाश है, अंदर भेज दो। दरवाजे से एक दुबली पतली लड़की दाखिल हुई, उम्र कोई 25 साल के करीब, सर झुकाए हुए, कपड़े सादे, आंखें झील सी गहरी। चेहरे पर तकलीफ भी थी और उम्मीद भी। नाम क्या है? माहक, उसने धीमे लहजे में कहा। पहले कहाँ काम किया है? कई घरों में किया, लेकिन हालात ने मजबूर किया, अब नई जगह की तलाश है। हारिस ने कुछ लम्हों तक सोचा, फिर धीमे से जवाब दिया, ठीक है, 1 हफ्ते काम करो, फिर देखूंगा। माहक ने सिर हिलाकर शुक्रिया अदा किया। वो लम्हा मामूली सा लगा, लेकिन दरहकीकत वही शाम एक ऐसी कहानी का आगाज थी जिसमें राज भी थे, धोखा भी और एक नरमी भरा दर्द भी, जो वक्त के साथ गहरा होता गया। माहक अब हारिस मलिक के घर में रोज आने लगी थी। सुबह जल्दी आती, चुपचाप झाड़ू पोंछा करती, रसोई में कुछ पकाती और फिर शाम ढलते घर लौट जाती। उसकी आवाज धीमी थी, नजरें झुकी हुईं और हर हरकत में तहजीब थी। मगर यही सलीका हारिस को सोच में डालने लगा। वो सोचता, आजकल के दौर में कहाँ मिलती है ऐसी अदब और ऐसी समझ। कभी कभी उसकी निगाहें माहक पर ठहर जाती, जैसे कोई किताब हो जिसे पढ़ा नहीं गया, मगर उसके पन्नों की खुशबू दिल तक उतरती हो। एक दिन शाम के वक्त हारिस बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। माहक चुपचाप पानी रखने आई। तुम्हारा लहजा कुछ अलग सा है, कहाँ से हो? सर, पेशावर से, लेकिन अब कई सालों से यहीं हूं। पढ़ी लिखी लगती हो, कभी स्कूल कॉलेज गई थी? माहक मुस्कुराई, हल्की सी, जैसे किसी पुराने जख्म को सहलाया हो। थोड़ा बहुत, लेकिन जिंदगी ही अब सबसे बड़ी तालीम बन गई है। हारिस ने आगे कुछ नहीं पूछा, मगर अंदर से कुछ हिल सा गया। उसने महसूस किया, माहक सिर्फ काम वाली नहीं है, कुछ तो और है इस लड़की में। वो अब उसका इंतजार करने लगा था। चाय उसी के हाथों से पीता, खाने में उसी से राय लेता। शमशाद ने भी एक दिन मजाक में कह दिया, साहब, ये लड़की कुछ ज्यादा ही असर छोड़ रही है आप पर। हारिस ने सिर्फ मुस्कुराकर टाल दिया, मगर वो खुद जानता था, दिल धीरे धीरे किसी अनजानी राह पर निकल पड़ा है। इधर माहक भी अब घर के कोने कोने से वाकिफ होती जा रही थी। हर कमरे की चीज, हर अलमारी की जगह, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, सब कुछ। वो अपने मिशन में एक एक कदम बढ़ा रही थी। चुपचाप छोटे छोटे कैमरे लगाना, कंप्यूटर के पास माइक्रो डिवाइस रखना, सब कुछ इतने सलीके से कि किसी को एहसास तक ना हो। मगर जिस लम्हे जज्बात और मकसद के दरमियान फासला मिटने लगे,
वहीं से खेल भी बदलने लगा। वो दिन जैसे किसी नर्म धुन में बीतते जा रहे थे। महक अपने काम में लगी रहती और हारिस हर रोज उसके अंदर कोई नया पहलू देखता। कभी उसकी खामोशी में गहराई महसूस करता तो कभी उसकी आंखों में कोई अनकहा अफसाना। एक शाम दोनों बरामदे में बैठे थे। आसमान पर शाम का धुंधलका उतर चुका था। महक आसमान की तरफ देखती हुई बोली, सर कभी कभी सोचती हूं ये जो तारे हैं ना, इन्हें छू पाऊं, मगर तकदीर में सिर्फ धुंध और अंधेरा है। हारिस ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी निगाहें भर आईं। उधर महक की दुनियावी मासूमियत के पीछे मिशन की दीवारें थीं, मगर अब वो दीवारें भी हिलने लगी थीं। उसका दिल अब वही पुराना यकीन नहीं रखता था जिसके लिए वो सरहद पार आई थी। वो जानती थी कि उसका हर कदम रिकॉर्ड हो सकता है, हर हरकत मशकूक बन सकती है, मगर फिर भी वो सुकून ढूंढ रही थी उस घर की दीवारों में, उस आदमी की खामोशी में। जब भारतीय जासूस पाकिस्तान से कोई भी खबर वापस नहीं भेजती तो वहां की एजेंसी में हलचल मच जाती है। हर कोई परेशान हो जाता है कि आखिर क्या हुआ, इतने दिनों से कोई संदेश क्यों नहीं आया। फिर वे सोचते हैं कि अब कुछ करना होगा। एक नया मिशन तैयार किया जाता है और यह तय होता है कि कुछ और जासूस पाकिस्तान भेजे जाएं, ताकि वो वहां जाकर पता लगा सकें कि आखिर हमारी जासूस की तरफ से कोई सूचना क्यों नहीं आ रही। इधर हारिस को भी कुछ अलग सा महसूस होने लगा था। महक की आंखों में अब पहले जैसा ठहराव नहीं था। कुछ छुपाने की बेचैनी थी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं। एक रात हारिस ने स्टडी रूम में रखा अपना एक पुराना कैमरा चेक किया, जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। कई दिनों की रिकॉर्डिंग में एक लम्हा ऐसा था जिसमें महक रात के वक्त एक अजनबी से बात कर रही थी, धीरे बोल रही थी, मगर अल्फाज वही थे जो हारिस को समझने के लिए काफी थे। उसके दिल में अब मोहब्बत और शक दोनों का जहर उतर चुका था। वो दिन जैसे किसी रुकी हुई सांस की तरह गुजर रहे थे। महक हर सुबह आती, चुपचाप अपना काम करती और बिना कोई सवाल किए वापस चली जाती, मगर अब हारिस के दिल में एक हलचल थी। वो उसके आने से पहले दरवाजे की तरफ देखने लगा था। कभी वो उसे चोरी छुपे देखता और कभी सोचता, ये औरत कौन है, क्यों हर लफ्ज में कोई राज सा छुपा होता है। एक शाम महक बरामदे में बैठी थी। आसमान पर हल्की धुंध थी और शाम का रंग कुछ उदास सा। हारिस ने पास बैठते हुए पूछा, तुम हर वक्त इतनी चुप क्यों रहती हो। महक ने कुछ देर सोचा, फिर धीमे से बोली, कभी कभी खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जाता है सर। हारिस कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखें महक के चेहरे पर टिकी रहीं। उधर दूसरी तरफ एक और हलचल शुरू हो चुकी थी, मगर पाकिस्तान में नहीं, भारत की एक खुफिया एजेंसी के दफ्तर में। महक को भेजे हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई लिंक, ना कोई डेटा। एक अफसर ने कहा, यह लड़की कहीं अपने मकसद से भटक तो नहीं रही। दूसरे ने जवाब दिया, अगर उसने डेटा भेजना बंद किया है तो हमें गुलिस्तान 20 एक्टिवेट करना होगा। ऑपरेशन गुलिस्तान 22 एक खुफिया सैन्य योजना जिसका मकसद था पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी बड़ी कार्यवाही के जरिए भारत में बैठे अफसरों का ध्यान हटाना और महक की नाकामी को छुपाना। इधर हारिस के हाथ एक छोटी सी रिकॉर्डिंग लगती है। अपने पुराने लैपटॉप में चेक करते हुए उसने देखा कि महक किसी से धीमे लहजे में बात कर रही है। अल्फाज साफ नहीं थे, मगर जो था वो काफी था। अब अगर ये सच है, हारिस ने खुद से कहा, तो ये मोहब्बत नहीं, धोखा है। और वहीं से उसके दिल में सवाल और साजिश की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हारिस की रातें अब बदल चुकी थीं। वो जो कभी वक्त से आगे चलता था, अब हर रोज महक की तरफ पलट कर देखता था, मगर अब उसकी निगाहों में मोहब्बत नहीं, शक था। जिस लड़की की खामोशी उसे सुकून देती थी, अब उसी की हर आहट में वो किसी छुपे इरादे को ढूंढता। वो रसोई में जाते हुए उसकी नजरें पकड़ता, स्टडी रूम से निकलते वक्त उसके कदमों की आवाज सुनता। हर जर्रा जैसे बोल रहा था, कुछ तो छुपा है। एक शाम हारिस ने अपने पुराने रिकॉर्डर से एक और क्लिप सुनी। उसमें महक एक धीमी आवाज में किसी से बात कर रही थी। मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती, उन तक डेटा पहुंचना जरूरी है। यह सुनकर उसका बदन सिहर उठा। अब कोई शक नहीं बचा था। वो जिस औरत को हर रोज देखता था, जिसकी मुस्कान पर एक दिन दिल कांप गया था, वो एक जासूस थी। लेकिन मोहब्बत के बदले गद्दारी
ये जख्म न सबूत से भरता है न कानून से। उधर भारत की खुफिया एजेंसी ने गुलिस्तान 22 को सक्रिय कर था। आज तरबियत याफ्ता लोग खुफिया रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे। मकसद था फौज के कुछ अफसरों की गुप्त बैठक पर हमला करना। यह हमला न सिर्फ एक सैन्य रणनीति थी बल्कि माहक की नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश भी। हारिस को शक हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसने तुरंत अपने सीनियर अफसरों को अलर्ट किया। मुझे यकीन है कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हमें चौकस रहना होगा। और फिर आया वो दिन। सुबह की नर्म रोशनी अभी घरों में उतरी भी नहीं थी कि शहर के एक हिस्से से गोलियों की आवाजें उठने लगीं। धमाके, चीखें और धुएं के बादल। सूबेदार फैयाज अली के घर पर हमला हो चुका था, मगर पाकिस्तान की पुलिस और सेना पहले से तैयार थी। हारिस ने खुद मोर्चा संभाला। एक एक करके तमाम हमलावर ढेर कर दिए गए, मगर एक दहशतगर्द के सामान से जो कागजात बरामद हुए वो हारिस के कदम रोक देने के लिए काफी थे। एक सफेद कागज पर साफ लिखा था, गुप्त कोड, एजेंट माहक। निसा उस कागज ने जैसे मोहब्बत के हर झूठ को बेनकाब कर दिया था। हारिस ने अगले ही दिन माहक को घर से बाहर बुलाया। सड़क पर खामोश खड़ा वो शख्स अब वो हारिस नहीं था जो बरसों से अकेला था, बल्कि एक अफसर अपने फर्ज और दर्द के दरमियान खड़ा हुआ। तुम जा सकती हो, पाकिस्तान तुम्हें छोड़ रहा है, हमारे पास सबूत हैं, लेकिन तुमने कुछ वक्त हमारी जमीन पर वफादारी दिखाई, इसीलिए मुकदमा नहीं चलेगा। माहक ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और मिट्टी में मिल गया, जैसे उसकी पहचान भी अब इसी मिट्टी में दब गई हो। सड़क के किनारे खड़ी माहक कुछ पल तक हारिस को देखती रही। उसके लब खामोश थे, मगर आंखें जैसे पूछ रही थीं, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? हारिस ने उसकी तरफ देखा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मेरी वर्दी ने तुम्हें सजा दी थी, मगर मेरा दिल शायद तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाया। लेकिन आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं, हर बंधन से। माहक ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी और वो कदम पीछे हटाते हुए उस गली से निकल गई जहां एक औरत ने जुर्म के पर्दे में मोहब्बत को छिपा दिया था। 6 महीने बीत गए। एक रोज हारिस को डाक में एक चिट्ठी मिली। तब पेशावर का था और लिफाफे पर लिखा था, प्री हारिस मलिक के नाम। तुम्हारे मुल्क ने मुझे सजा दी, मगर तुमने मुझे रूह दी। अब मैं पेशावर में एक छोटा स्कूल चला रही हूं जहां लड़कियां पढ़ती हैं और नफरत से दूर रहती हैं। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। तुम्हारी नहीं रही, मगर अब किसी और की गुलाम भी नहीं। माहक निसा। हारिस देर तक उस चिट्ठी को देखता रहा, फिर उसने उसे चूमा, तह किया और अपनी अधूरी किताब के आखिरी पन्ने में रख दिया। उस किताब का नाम था सरहद का छल, एक प्रेम, एक गलती और एक तलाश। 4 साल बीत गए। माहक, जिसने जासूसी की थी, अब 4 साल की सजा काटने के बाद अच्छे व्यवहार और मानवता के आधार पर रिहा की जा रही थी। मगर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के दबाव में उसके रिहाई का दिन आ गया। उस दिन जेल के बाहर कोई नहीं था सिवाय एक इंसान के, हारिस मलिक। माहक बाहर आई। उसके चेहरे पर अब कोई नजाकत नहीं थी, सिर्फ सादगी, शांति और सलीका। कुछ कहना चाहती थी, मगर लफ्ज गले में अटक गए। हारिस ने बस इतना कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। गाड़ी चुप थी, जैसे उनके दरमियान की तमाम बातें उसी चुप्पी में दब चुकी थीं। लाहौर से वाघा बॉर्डर तक का सफर लंबा था। हर मील के साथ उनकी सांसें पास आती और फासले भी बनते। रास्ते में माहक ने धीरे से कहा, मुझे लगा था तुम मुझे देखने, मगर अब किसी और की गुलाम भी नहीं। माहक निसा। हारिस देर तक उस चिट्ठी को देखता रहा, फिर उसने उसे चूमा, तह किया और अपनी अधूरी किताब के आखिरी पन्ने में रख दिया। उस किताब का नाम था सरहद का छल, एक प्रेम, एक गलती और एक तलाश। 4 साल बीत गए। माहक, जिसने जासूसी की थी, अब 4 साल की सजा काटने के बाद अच्छे व्यवहार और मानवता के आधार पर रिहा की जा रही थी। मगर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के दबाव में उसके रिहाई का दिन आ गया। उस दिन जेल के बाहर कोई नहीं था सिवाय एक इंसान के, हारिस मलिक। माहक बाहर आई। उसके चेहरे पर अब कोई नजाकत नहीं थी,
सिर्फ सादगी, शांति और सलीका। कुछ कहना चाहती थी मगर लफ्ज गले में अटक गए। हारिस ने बस इतना कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। गाड़ी चुप थी, जैसे उनके दरमियान की तमाम बातें उसी चुप्पी में दब चुकी थीं। लाहौर से वाघा बॉर्डर तक का सफर लंबा था। हर मील के साथ उनकी सांसें पास आती और फासले भी बनते। रास्ते में महक ने धीरे से कहा, मुझे लगा था तुम मुझे देखने नहीं आओगे। हारिस ने कुछ देर खामोशी बरकरार रखी, फिर धीमे से बोला, मैंने तुम्हें सजा दी थी, अब शायद मोक्ष देना मेरा फर्ज है। महक की आंखें भीग गईं, मगर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। सरहद अब नजदीक थी। वाघा बॉर्डर अब सिर्फ कुछ कदम दूर था। सरहद की वो बाढ़ जो मुल्कों को जुदा करती है, आज दिलों के दरमियान भी एक आखिरी फैसला बनकर खड़ी थी। गाड़ी से उतरते हुए महक ने एक बार फिर हारिस की तरफ देखा। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? हारिस ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, जैसे वक्त की सारी परतें पलट रहा हो। मेरी वर्दी ने तुम्हें गुनहगार माना, मगर मेरा दिल आज भी तुम्हें सिर्फ इंसान समझता है। आज तुम्हें हर उस रिश्ते से रिहा करता हूं जिसमें मोहब्बत थी मगर सच्चाई नहीं थी। महक ने सर झुका लिया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपकी और सरहद की मिट्टी में कहीं खो गई। वो कुछ कहे बिना उस बाढ़ के उस पार चली गई। न कोई नाम, न कोई पहचान, बस खामोशी में लिपटा हुआ एक आजाद वजूद। 6 महीने बाद हारिस को एक और चिट्ठी मिली, इस बार भी पेशावर से। प्रिय हारिस, तुम्हारे दिए गए वक्त ने मुझे बदल दिया। अब मैं पेशावर में एक छोटे से स्कूल में बच्चियों को पढ़ाती हूं। नफरत से दूर मोहब्बत के साथ जीना सिखाती हूं। शायद यही मेरा असली काम था और शायद यही मेरा प्रायश्चित भी। तुम्हारी नहीं रही, लेकिन अब किसी की गुलाम भी नहीं। महक। हारिस ने चिट्ठी को चूमा और अपनी अधूरी किताब का आखिरी पन्ना भर दिया। उस किताब का नाम अब था सरहद का छल। एक प्रेम, एक गलती और एक औरत की वापसी। दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे अफसर की जो फर्ज और मोहब्बत के बीच लड़ा। जिंदगी में हम बहुत से लोग देखते हैं, कुछ ऐसे जो पहले झूठ लगते हैं मगर वक्त के साथ उनकी सच्चाई सामने आने लगती है। हर इंसान गलती करता है, मगर जो अपनी गलती को मान ले, उसे समझा जाए, उसे सुना जाए, तो शायद वो दोबारा सही रास्ते पर चल सकता है। हमें हर बात को सिर्फ सामने वाले के लहजे से नहीं, उसके हालात से भी देखना चाहिए। हर खामोशी के पीछे कोई डर भी हो सकता है और कभी कभी कोई सच्ची पछतावा भी। माफी देना हमेशा दूसरे को नहीं, खुद को भी सुकून देने जैसा होता है। महक की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर एक औरत जो गलती से आई, झूठ लेकर आई, वो भी बदल सकती है, तो शायद हम सबके अंदर भी कहीं एक नया इंसान छुपा हुआ है। हमें जरूरत है समझने की, जोर से बोलने की नहीं, दिल से सोचने की, नफरत में बह जाने की नहीं। याद रखिए, हर बार लड़ाई बंदूक से नहीं, कभी कभी एक खामोश मोहब्बत भी बहुत कुछ बदल देती है। और अब सबसे अहम बात, ये सिर्फ एक कहानी है। इसे हकीकत से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ना इसे दिल पर लें, ना तो इसे किसी मुल्क या मजहब से जोड़ें। कहानियां होती हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, ना कि बहस करने या फैसले सुनाने के लिए। इसलिए हर कहानी को कहानी की तरह सुनिए, क्योंकि कुछ फर्जी अफसाने भी हमें असल जिंदगी का आईना दिखा देते हैं।